Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin important MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam 2022. First question. An elderly client with hypomagnesemia is admitted to the unit with an order of magnesium sulfate. Which action by the nurse indicate understanding of magnesium sulfate? आपके वार्ड में एक ऐसा पेशेंट आया जिसमें मैग्नीशियम की कमी थी यानी हाइपोमैग्नीसीमिया था। इस पेशेंट को डॉक्टर द्वारा मैग्नीशियम सल्फेट दिए जाने के लिए कहा गया। आपके द्वारा इस मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग के दौरान कौन सा एक्शन लिया जाए जो कि ये बताता हो कि आपने इस ड्रग के साथ सही इंटरवेंशन किया है। आपके ऑप्शंस हैं द नर्स प्लेसेस अ साइन ओवर द बेड नॉट टू चेक ब्लड प्रेशर इन लेफ्ट आर्म। आप पेशेंट के बेड पर एक बोर्ड लगा देंगे और इस पर लिख देंगे कि पेशेंट के बाएं हाथ से बीपी नहीं लेना है। इस क्वेश्चन में पेशेंट के लेफ्ट हैंड से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन मेंशन्ड नहीं है, तो आप सब समझदार हैं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी की हम बात करते हैं कि द नर्स डार्कन्स द रूम। अगर मान लीजिए लेडी में प्री एक्लेम्शिया जैसी कंडीशन हो जिसमें हाई ब्लड प्रेशर के कारण उसके सर में दर्द हो रहा हो, तो रूम में अंधेरा यदि कर दिया जाए तो उससे हेडेक कम होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है और वुमेन को प्री एक्लेम्शिया नहीं है, हाइपोमैग्नीसीमिया है, तो ये ऑप्शन भी आप हटा दीजिए। अब हमारे पास बचता है दो ऑप्शन। ऑप्शन बी की बात करते हैं द नर्स प्लेसेस अ पैडेड टंग ब्लेड एट द बेड साइड। अगर आप इस पेशेंट में सीजर्स आने की संभावना हो तो पैडेड टंग ब्लेड को बेड के पास रखते हैं, क्योंकि पैडेड टंग ब्लेड के इस्तेमाल से पेशेंट में टंग बाइट को रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पेशेंट में किसी भी प्रकार की सीजर एक्टिविटी नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। हम इस पेशेंट में यूरिनरी आउटपुट को हर घंटे से मेजर करेंगे। इसके बारे में और जान लेते हैं। जब भी पेशेंट को MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग दी जाती है, तो इस पेशेंट के अंदर यदि इस ड्रग की टॉक्सिसिटी होने लगे तो सबसे पहले ऑलिग यूरिया कंडीशन देखने को मिलती है। ऑलिग यूरिया कंडीशन का मतलब है यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। यदि क्लाइंट का यूरिन हर दिन 400 ml से कम हो रहा हो तो ये कंडीशन ऑलिग यूरिया है और यही MgSO4 के अंदर टॉक्सिसिटी के समय देखे जाने वाली इनिशियल फाइंडिंग भी है। तो जैसे ही आप इस पेशेंट को रिसीव करेंगे, इसमें यूरिनरी कैथेटर लगाएंगे और फिर यूरो बैग के अंदर हर घंटे में पेशेंट ने कितना यूरिन पास किया है इसे नोट करेंगे और ये सही एक्शन माना जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाता कि किसी क्लाइंट का नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.3 से 2.1 MEQ per L is the normal level of magnesium। 1.3 से 2.1 MEQ per L is the normal level of magnesium। Next question. In which surgery part of stomach is removed and remaining portion is anastomosed with the duodenum? आपको उस सर्जरी का नाम बताना है
जिसमें स्टमक के कुछ हिस्से को सर्जरी द्वारा काट कर निकाल दिया जाता है और बचे हुए स्टमक को ड्यूडेनम से जोड़ दिया जाता है। आपके ऑप्शन हैं गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी, ऑप्शन 2 गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी, ऑप्शन 3 गैस्ट्रेक्टोमी, ऑप्शन 4 एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन। दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी। अब आपने सर्जरी के द्वारा स्टमक का कुछ हिस्सा काट दिया, इतना हिस्सा आपने काट दिया, अब इस ड्यूडेनम को डायरेक्टली यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसे हम गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी, इसे आप बिलीरोथ 1 के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिलीरोथ फर्स्ट। इसके साथ ही एक और कंडीशन होती है जिसमें स्टमक और ड्यूडेनम दोनों को ही काट कर हटा दिया जाता है और रिमेनिंग स्टमक के पोर्शन को सीधा जेजुनम से जोड़ दिया जाता है। दिस इज द जेजुनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टमक। इन दोनों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो ये प्रोसेस जो है गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी कहलाता है। ऑप्शन 1 में ये चीज लिखी हुई है, इट इज कॉल्ड गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी। इसे आप बिलीरोथ 2 के नाम से जानते हैं, बिलीरोथ सेकंड कहते हैं आप इसे। दिस इज बिलीरोथ सेकंड एंड बिलीरोथ 1। गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टमक, पार्शियल और वेदर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना इन आई एक्ट एज। हमारी आंखों में जो रेटिना पाया जाता है वो किसकी तरह फंक्शन करता है। ऑप्शन ए कैमरा के लेंस की तरह, ऑप्शन बी शटर इन कैमरा, ऑप्शन सी फिल्म ऑफ कैमरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए ये आपकी आई का डायग्राम है। आई के सबसे पीछे वाले पार्ट के अंदर रेटिना पाया जाता है। दिस इज द लेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फिल्म इन द कैमरा। पुराने समय में जो कैमरा इस्तेमाल किए जाते थे जिनसे फोटो खींची जाती थी, उस कैमरा में रील लगती थी। उस रील पर इमेज क्लिक करने पर इमेज छप जाती थी और फिर इस फिल्म को लैब के अंदर डेवलप करके फोटोग्राफ तैयार किए जाते थे। तो हमारी आंख का जो पर्दा है, रेटिना है, वो भी कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है। जैसे ही लाइट रेज यहाँ से लेंस के थ्रू होती हुई इस पर फोकस्ड होती हैं, यहाँ पर इमेज बनती है और इस इमेज को फिर ऑप्टिक नर्व यहाँ से लेकर ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन उसे एनालाइज करके ये डिसाइड करता है कि वास्तव में ये क्या चीज है। तो हम कह सकते हैं हमारे आई का जो रेटिना पार्ट है वो कैमरा की फिल्म की तरह काम करता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कैमरे की शटर की तरह आंख का कौन सा पार्ट होता है, तो आप इसे कह सकते हैं ये प्यूपिल भी हो सकती है, ये आइरिस भी हो सकती है। आइरिस आंखों का वो कलर्ड पार्ट है, जैसे कि ब्राउन, ब्लैक, ब्लू कुछ भी हो सकता है। और लेंस की बात करें, ये लेंस तो नेचुरल लेंस जो है वो उसी के इक्वल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन। अपेंडिक्स किस जगह लोकेटेड रहता है। लेफ्ट एंटी क्यूबाइटल फोसा में, लेफ्ट आइलियक फोसा में, राइट एंटी क्यूबाइटल फोसा में या राइट आइलियक फोसा में। The right answer is option 4 राइट आइलियक फोसा में। अपेंडिक्स की लोकेशन
राइट आइलियक फोसा में होती है। हमारे एब्डोमेन को हम 9 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। राइट साइडेड और सबसे लोअर क्वाड्रेंट को ही हम राइट आइलियक फोसा के नाम से जानते हैं, वहीं पर अपेंडिक्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a female client is upset with her diagnosis of gonorrhea and asks the nurse, what can I do to prevent getting another infection in future? The nurse evaluates that the teaching is understood when the client states, my best protection is to. एक पेशेंट जिसे गोनोरिया डिजीज हो चुका है, काफी उदास है, आपके पास आकर वो पूछती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि भविष्य में मुझे ये इन्फेक्शन दोबारा ना हो। आप उसे सारी बात बताते हैं। अब इस पेशेंट द्वारा कहा गया कौन सा स्टेटमेंट ये बताता है कि इसे पूरी बात समझ आ चुकी है कि इस तरीके को अपनाकर मैं भविष्य में इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बच सकती हूँ। आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो डाउच आफ्टर एवरी इंटरकोर्स, हर बार इंटरकोर्स करने के बाद मैं डाउच करूंगी। डाउच का मतलब होता है वाटर और अदर फ्लूइड्स की सहायता से वेजाइना को क्लीन करना। ये बिल्कुल सही प्रैक्टिस नहीं है। हर बार इंटरकोर्स करने के बाद अगर आप डाउच कर भी लेते हैं तो इससे गोनोरिया जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के प्रिवेंट होने की संभावना 100% नहीं मानी जा सकती। तो ये ऑप्शन गलत है। इसके अलावा ऑप्शन 2 में कहा गया है अवॉइड एंगेजिंग इन सेक्सुअल बिहेवियर। अगर वो लेडी कहती है कि मैं अब से सेक्सुअल बिहेवियर में एक्टिव नहीं होंगी, तो ये कहना रियलिस्टिक नहीं है। अगर कोई वुमेन सेक्सुअल एज में है तो सेक्सुअल बिहेवियर तो होगा, इसे टाला नहीं जा सकता और ये ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो हम इसे सही नहीं मानेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, इंसिस्ट दैट माय पार्टनर यूज अ कॉन्डम। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। अगर फीमेल के पार्टनर द्वारा कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ट्रांसमिशन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर कोई कपल सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल करता है तो इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ट्रांसमिशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। एग्जैक्टली कहें तो ये मेथड 100% सक्सेसफुल तो नहीं है, लेकिन बाकी सभी मेथड्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा एक्टिव माने जाएंगे, सक्सेसफुल माने जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 को हम सही मान रहे हैं। ऑप्शन 4 बताता है यूज अ स्पर्मिसीडल क्रीम विद इंटरकोर्स। अगर आप इंटरकोर्स करने के बाद स्पर्मिसीडल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, स्पर्मिसीडल का मतलब है ऐसी क्रीम जो कि स्पर्म को किल करे, तो इससे स्पर्म किल होंगे, ना कि इन्फेक्शन रुकेगा। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत माना जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पटेलर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इज। आप किसी पेशेंट में पटेलर रिफ्लेक्स है या नहीं, इस चीज का जब असेसमेंट करते हैं तो आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? फ्लेक्शन ऑफ आर्म एट एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ आर्म एट एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी, फ्लेक्शन ऑफ नी एट लेग एट नी। The right answer is option C. पटेलर रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए हम पेशेंट को बेड के एक सिरे पर बिठा देते हैं और उसके पैर घुटने से मुड़े होने चाहिए, हवा में लटकते हुए होने चाहिए, झूलते हुए होने चाहिए। अब
रिफ्लेक्स हैमर के द्वारा हम इस पेशेंट के घुटने में मौजूद पटेला बोन के जस्ट नीचे हिट करते हैं, टैप करते हैं। जैसे ही हम इस एरिया पर टैप करेंगे, तुरंत पेशेंट का पैर घुटने से ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि पैर सीधा होने की कोशिश करेगा, एक्सटेंशन शो करेगा। और इस फाइंडिंग के मिलते ही हम कहेंगे कि क्लाइंट में पटेलर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, मतलब नॉर्मल है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंसिलॉन टेस्ट के दौरान कौन सी ड्रग को आप अपने पास अवेलेबल रखना सही मानेंगे? एट्रोपिन, फिसोस्टिग्माइन, डोपामाइन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। टेंसिलॉन टेस्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसे हम एड्रोफोनियम टेस्ट के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये टेस्ट माइस्थेनिया ग्रेविस जैसे डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एट्रोपिन। जब हम टेंसिलॉन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो कई बार ACH का लेवल अचानक बढ़ जाता है, एसिटाइल कोलिन का लेवल अचानक बढ़ जाता है और इससे पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो जाता है, हार्ट रेट काफ़ी कम हो जाती है। अगर ये सिचुएशन बनती है तो इसे मैनेज करने के लिए हम एट्रोपिन ड्रग को अवेलेबल रखते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पेशेंट में हो रही नॉइजी ब्रीथिंग को चेक करने के लिए बुलाया गया। आपने पेशेंट का असेसमेंट किया और ये पाया कि पेशेंट में लैरिंगोस्पाज्म हो सकता है जिसके साथ स्ट्राइडर हो रहा है। लैरिंगोस्पाज्म के साथ स्ट्राइडर हो रहा है, ऐसा आपने अनुमान लगाया। अब आप ये बताएं कि लैरिंगोस्पाज्म और स्ट्राइडर कंडीशन किस एलिमेंट की कमी के कारण या अधिकता के कारण हो सकता है? हाइपरकैलीमिया होने पर, हाइपरकैल्सीमिया होने पर, हाइपोकैलीमिया होने पर, हाइपोकैल्सीमिया होने पर। लैरिंग्स में स्पाज्म आया, स्ट्राइडर ब्रीथिंग हो रही है, काफी डेंजरस कंडीशन है ये। सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हाइपोकैल्सीमिया। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल 8.5 से कम होता है तो ये कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया कहलाती है और इसमें टिटैनी डेवलप हो जाता है। टिटैनी का मतलब है बॉडी के अलग अलग मसल्स के अंदर स्पास्म आना, शरीर के अलग अलग भागों में मरोड़ आने लगती हैं, ऐठन आने लगती हैं और यही कंडीशन टिटैनी कहलाती है। हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन के अंदर आपको ट्रोसेसु और चॉस्टिक साइन भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी है और इस डिजीज के ट्रीटमेंट में सभी मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाएं तो नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा इन्वेजिव प्रोसीजर इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है? कार्डियक कैथेटराइजेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, इंट्रा एरोटिक बैलून पंप। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्डियोमायोपैथी क्या होता है। जिस जगह पर भी आपको मायो शब्द लिखा मिले तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर बात मसल्स की हो रही है। कार्डियो का मतलब आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हार्ट होता है। अगर हार्ट के मसल्स के अंदर किसी प्रकार का डिजीज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई पैथोलॉजी कंडीशन हो जाए तो ये कंडीशन कार्डियोमायोपैथी कहलाती है। अगर
पेशेंट के हार्ट मसल्स प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे तो हार्ट शरीर की आवश्यकता के अनुसार ब्लड को बॉडी में पंप नहीं कर पाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा और फिर क्लाइंट की डेथ तक हो सकती है। अगर कार्डियोमायोपैथी का मेडिकल ट्रीटमेंट यानी दवाओं के थ्रू इसका इलाज नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास फिर एक ही इलाज बचता है, उसे हम बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के नाम से। हमें क्लाइंट में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल एचिलीज रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इज। देखिएगा, एम्स जो है हमारे देश का सबसे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है और इसकी रेपुटेशन के हिसाब से वो पेपर को भी डिजाइन करता है। इस एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना है। हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी क्लाइंट में एचिलिस रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स नॉर्मल है तो इससे हमें कौन सी मूवमेंट शो होगी। सिंपली यदि आपसे पूछा जाए कि किसी क्लाइंट के अंदर आपको एचिलिस रिफ्लेक्स यदि चेक करना हो तो आप क्या करेंगे। देखिएगा, इसके लिए हम पेशेंट को बेड के एक सिरे पर बैठा देंगे और पेशेंट को उसके पैर को नीचे जमीन पर इस प्रकार से झूलते हुए रखने के लिए कहेंगे, लटकते हुए रखने के लिए कहेंगे। अब हम इस पेशेंट की एड़ी के जस्ट ऊपर यहाँ पर इस जगह पर परक्यूशन हैमर की सहायता से टैप करेंगे और टैपिंग जैसे ही आप करेंगे तो पेशेंट का पैर नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी पेशेंट के अंदर प्लांटर फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही पेशेंट के पैर के ऊपर एडी के जस्ट ऊपर आप टैप करेंगे, हिट करेंगे परक्यूशन हैमर से, तो इस पेशेंट का जो पैर है नीचे की तरफ मुड़ेगा, यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन शो करेगा। तो ये जो एचिलिस रिफ्लेक्स है ये नॉर्मल माना जाएगा। अगर पेशेंट का पैर ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसे आप डॉर्सीफ्लेक्शन कहते हैं, और अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो ये प्लांटर फ्लेक्शन कहलाता है। आपने पेशेंट को बेड के एक सिरे पर बैठाया, अब पेशेंट का पैर जमीन से टच नहीं है, हवा में झूल रहा है। आपने अपने एक हाथ से इस पेशेंट के पैर को हल्का ऊपर रखा, डॉर्सीफ्लेक्स रखा, और फिर पेशेंट के एडी के जस्ट ऊपर, पेशेंट के पैर के पीछे एडी के जस्ट ऊपर आप परक्यूशन हैमर से हिट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर हिट करते हैं, चोट करते हैं, पेशेंट का पैर हल्का सा नीचे की तरफ झुक जाता है, यानी प्लांटर फ्लेक्शन हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि पेशेंट में एचिलिस रिफ्लेक्स नॉर्मल है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी पेशेंट में पेरिनियल एरिया की सर्जरी होने वाली है तो आप इसे कौन सी पोजीशन में प्लेस करेंगे। सिम्स पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन या फिर ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज लिथोटॉमी पोजीशन। जब भी क्लाइंट में पेरिनियल एरिया की सर्जरी होनी होती है तो हम उसे लिथोटॉमी पोजीशन में देते हैं और ये पोजीशन फर्स्ट चॉइस पोजीशन मानी जाती है। अगर लिथोटॉमी पोजीशन दे पाना किसी कारण से संभव ना हो तो हम सेकंड चॉइस इस्तेमाल कर सकते हैं और वो होता है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। होपफुली आप इन दोनों पोजीशंस के बारे में जानते हैं, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज। बीसीजी वैक्सीन को किस जगह एडमिनिस्टर किया जाता है। लेफ्ट थाई में, लेफ्ट डेल्टॉइड में, राइट थाई में, राइट डेल्टॉइड में।
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लेफ्ट डेल्टॉइड में। बीसीजी वैक्सीन, जिसे आप बेसिलस कालमेटी गुवेरिन के नाम से जानते हैं, और ये आपको ट्यूबरक्लोसिस डिजीज से बचाता है। इस वैक्सीन को पूरी दुनिया में बाएं हाथ के कंधे के पास ही लगाया जाता है, और इस वैक्सीन को लगाने के बाद यहाँ पर एक निशान, एक चकता, एक स्कार छूट जाता है। आप अपने हाथ पर भी देखिए, अगर आपके बाएं हाथ की बाजू पर कंधे के पास अगर कोई व्हील शेप्ड मार्क मौजूद है तो ये बीसीजी वैक्सीन का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चारों ऑप्शंस में से हाइपर एमेसिस ग्रेविडम कंडीशन के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है? ऑप्शन ए, मल्टीपल प्रेगनेंसी। ऑप्शन बी, फैमिलियल हिस्ट्री। ऑप्शन सी, मोलार प्रेगनेंसी। ऑप्शन डी, मल्टीपल ग्रेविडा वुमेन। कंफ्यूजन? नो प्रॉब्लम, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम यानी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का होना। अब बात करते हैं कि किन किन कंडीशंस में या किन किन कारणों में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए किसी वुमेन का वजन बहुत कम है, या फिर उसकी उम्र कम है, फैमिली में पहले किसी को हाइपर एमेसिस ग्रेविडम रहा हो, या फिर मोलार प्रेगनेंसी हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब है वुम्ब में एक से ज़्यादा बच्चे मौजूद हों। तो इन सभी कंडीशंस के अंदर वुमेन में आपको हाइपर एमेसिस ग्रेविडम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are basic measures to maintain strict isolation except। इन चारों ऑप्शंस में से स्ट्रिक्ट आइसोलेशन की आवश्यकता किस में नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, हैंड वॉशिंग फॉलोइंग 6 स्टेप्स। ऑप्शन बी, फॉलोइंग गाउन एंड ग्लव्स टेक्निक। ऑप्शन सी, यूजिंग स्क्रीन फॉर द पेशेंट। ऑप्शन डी, wearing mask। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब हम पेशेंट की स्क्रीनिंग करते हैं तो उस समय स्ट्रिक्ट आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज ग्रेविडा 4 para 3 and is in a labor room. After a vaginal examination, it is determined that the presenting head is at station +3. Appropriate nursing action is। अगर कोई ग्रेविडा 4 पैरा 3 वुमन लेबर में है और स्टेशन +3 हो गया है, तो इस सिचुएशन में सबसे सही नर्सिंग एक्शन क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए, कंटिन्यू टू ऑब्जर्व क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्शंस। हम क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्शंस को लगातार ऑब्जर्व करेंगे। ऑप्शन बी, चेक द फीटल हार्ट रेट फॉर अ प्रोलैप्स्ड कॉर्ड। हम बच्चे की हार्ट रेट द्वारा ये निर्धारित करेंगे कि कहीं उसमें प्रोलैप्स्ड कॉर्ड तो नहीं। ऑप्शन सी, प्रिपेयर टू मूव द क्लाइंट क्विकली टू द डिलीवरी रूम। हम इस क्लाइंट को तुरंत डिलीवरी रूम में ले जाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी, चेक द फिजिशियन टू सी इफ एन ऑक्सीटोसिन ड्रिप इज वारंटेड। हम पेशेंट से कहेंगे, हम फिजिशियन से कहेंगे कि ऑक्सीटोसिन ड्रिप को शुरू कर दिया जाए।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर प्रेग्नेंट वुमेन का जो बेबी है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट इस्चियल स्पाइन को 3 सेंटीमीटर क्रॉस कर चुका है, यानी इस्चियल स्पाइन से 3 सेंटीमीटर नीचे आ चुका है, तो इस समय हम क्लाइंट को तुरंत डिलीवरी रूम तक ले जाएंगे ताकि उसमें सक्सेसफुली डिलीवरी कंडक्ट करवाया जा सके। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A client is wearing a continuous cardiac monitor which begins to sound its alarm. A nurse sees no electrocardiographic complexes on the screen. Which is the priority action the nurse take? आप किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसमें कार्डियक मॉनिटर लगा हुआ है। अब इस कार्डियक मॉनिटर से अचानक अलार्म बजने लगा। आपने तुरंत मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर देखा, वहां पर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक रीडिंग नहीं थी। इस सिचुएशन में सबसे पहला एक्शन आपके द्वारा क्या लिया जाएगा? ऑप्शन ए, आप तुरंत कोड शुरू करवा देंगे, कॉल द कोड करेंगे। ऑप्शन बी, आप तुरंत डॉक्टर को बताएंगे। ऑप्शन सी, आप पेशेंट के स्टेटस और लीड प्लेसमेंट को चेक करेंगे। ऑप्शन डी, प्रेस द रिकॉर्डर बटन ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कंसोल। आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कंसोल में मौजूद रिकॉर्डर बटन को शुरू कर देंगे। क्वेश्चंस थोड़े लंबे हैं, लेंदी हैं, लेकिन पूरी कोशिश हमारी तरफ से यही है कि आपको टू द पॉइंट बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर मतलब समझाया जाए। यस, बिल्कुल सही है आप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम सबसे पहले क्लाइंट के स्टेटस को देखेंगे और उसके बाद लीड प्लेसमेंट को चेक करेंगे। जैसे ही कार्डियक मॉनिटर में अलार्म बजा, आपने मॉनिटर की तरफ देखा, उसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा था, कोई रीडिंग नहीं थी, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। आप तुरंत पेशेंट के पास जाके पेशेंट को देखेंगे क्या वो ठीक है। उसके बाद अगर वो ठीक है तो फिर लीड प्लेसमेंट्स देखेंगे, कहीं कोई लीड तो नहीं हट गई है। आप तुरंत कॉल कोड नहीं करेंगे, आपने कोड ब्लू एक्टिवेट कर दिया जो कि सीपीआर के समय दिया जाता है। सारा इमरजेंसी स्टाफ आ गया, बाद में पता चला कि लीड तो लगी ही नहीं थी, तो ये आपको नहीं करना है। तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं करना है। एम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं उसमें यदि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना लिखा हो और असेसमेंट का ऑप्शन दिया हो तो गौर करिएगा, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने से पहले आपको कंडीशन का असेसमेंट करना जरूरी है। क्या ये कोई छोटी सी चीज है या कोई बड़ा मैटर है? इस चीज का असेसमेंट करने के बाद ही आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे तो ये बेहतर माना जाएगा। एग्जाम्स में एनेस्थीसिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आइए टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, एनेस्थीसिया कितने प्रकार का होता है? तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर एनेस्थीसिया की 3 फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले जनरल एनेस्थीसिया, फिर आता है रीजनल एनेस्थीसिया जिसे आप नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया के नाम से जानते हैं, और फाइनली आता है लोकल एनेस्थीसिया। अब इन एनेस्थीसिया के इफेक्ट्स की बात की जाए, जब किसी क्लाइंट को आप जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो इससे उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, यानी क्लाइंट अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है। अगर आप क्लाइंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो इसके इफेक्ट से पर्सन पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, उसकी पूरी शरीर से सेंसेशन लॉस हो जाता है। जनरल एनेस्थीसिया को आप आईवी रूट से दे सकते हैं, इनहेलेशन के थ्रू दे सकते हैं, यानी गैस फॉर्म के थ्रू दे सकते हैं।
अब बात करते हैं रीजनल एनेस्थीसिया या इसे आप नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया के नाम से जानते हैं। जब इस एनेस्थीसिया को हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे शरीर के किसी विशेष हिस्से में ही सेंसेशन लॉस होता है। इसमें पेशेंट पूरी तरह से अपना होश नहीं खोता, यानी कि पेशेंट कॉन्शियस रहता है, अनकॉन्शियस नहीं होता, बेहोश नहीं होता। इस प्रकार के रीजनल एनेस्थीसिया की बात की जाए तो इसमें स्पाइनल ब्लॉक हो सकता है, एपिड्यूरल ब्लॉक हो सकता है, रीजनल ब्लॉक हो सकता है। एपिड्यूरल ब्लॉक के बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा, क्वेश्चंस भी देखे होंगे। जनरली जब वुमेन में डिलीवरी होती है, लेबर होता है, तो उस समय पेन को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इस सिचुएशन में वुमेन अपना होश नहीं खोती, सिर्फ उसे पेरिनियम एरिया के अंदर पेन डिस्कम्फर्ट कुछ कम फील होता है। लास्ट हम बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया, जिसे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें बॉडी के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में सेंसेशन लॉस देखने को मिलता है। शरीर का एक बहुत ही छोटा हिस्सा सुन्न यदि आपको करना हो तो वहां पर लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पर्सन की कॉन्शियसनेस भी नहीं जाती, पर्सन पूरी तरह से होश में रहता है, लेकिन सिर्फ उस हिस्से में किसी भी प्रकार का दर्द उसे महसूस नहीं होगा जहां पर कोई प्रोसीजर्स आप कर रहे हैं। जैसे कि आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई इंसिजन लगाना है, जैसे एपिसियोटोमी कर रहे हैं, या किसी चोट लगे पार्ट में आपको स्टिचेस लगाने हैं, तो वहां आप पहले यूज कर सकते हैं। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हम टॉपिकल या इन्फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे स्किन के ऊपर डाल सकते हैं या फिर आसपास के टिश्यूज के अंदर इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इस प्रकार से इस एनेस्थीसिया को डिलीवर करवाया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर दोपहर 3 बजे और रात 8:30 बजे रेगुलरली एम्स नॉर्सेट 2022 के लिए वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।